हाय एवरीवन। आज हम इस सेंटर ऑफ मास के तीसरे लेक्चर में एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब कि जैसे अगर बॉम्ब मिड एयर में एक्सप्लोड करे तो उन सारे फ्रेगमेंट्स का COM कैसे मूव करेगा एंड मजल वेलोसिटी, जैसे हम गन वगैरह की मजल वेलोसिटी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मजल वेलोसिटी में एक तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है और इधर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में देर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो लेट अस डिस्कस दैट। तो सबसे पहले एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। ये एक्स एक्सिस जो कि ग्राउंड आ गया और ये वाई एक्सिस विच इज वर्टिकली अप। मैं 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो लेट अस से यहां से हमने एक बॉम्ब को जिसका मास है कैपिटल M प्रोजेक्टाइल की तरह इनिशियल स्पीड u और एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया। ये बॉम्ब ऐसे जाता जाता, पहले एक सिंपल केस लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचा तो हाईएस्ट पॉइंट पर वी नो दैट इसकी वेलोसिटी थी u cos थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री ये दो पार्ट्स में टूट गया। ऐसे तो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो हम थियोरेटिकली उसको समझने के लिए सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को ऐसा मान लेते हैं कि ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। एक पार्ट का मास है, लेट अस से ये एक पार्ट है हल्का वाला, इसका मास है m/4। ओरिजिनल मास m था तो दिस इज कैपिटल M, तो इसका मास है कैपिटल M/4। और जो दूसरा पार्ट है, लेट अस से ये दूसरा पार्ट इस तरह से, ये सेकेंड पार्ट है इस तरह से, इसका मास होगा 3m/4। तो ये स्पीड u cos थीटा को लेट अस शो इट हेयर, ये u cos थीटा स्पीड थी और ये जो दूसरा वाला पार्ट है जिसका मास है 3m/4, लेट्स से इसकी स्पीड एक्सप्लोजन के बाद हॉरिजॉन्टल है v, ठीक है। सो एक्सप्लोजन के तुरंत बाद इस छोटे वाले पीस का वेलोसिटी है 0। मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन it breaks in two parts, the smaller part comes to rest and the larger part is this। ऐसे केसेस में पहले तो एक बात सीखो आप, ऐसे केसेस में हम मोमेंटम एक्सप्लोजन के ठीक पहले और एक्सप्लोजन के ठीक बाद इक्वेट करेंगे। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। आप शायद ये बोलो कि सर इसमें तो ग्रेविटी फोर्स है, हमने तो पढ़ा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चलो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, हॉरिजॉन्टल में तो मोमेंटम कंजर्व कर लो, वर्टिकल में क्यों कर रहे हो? तो लिसन दिस वेरी केयरफुली, ग्रेविटी इज अ फाइनाइट फोर्स। ये कभी भी एकदम से इसकी वैल्यू ह्यूज नहीं। देखो, इंपल्सिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एकदम से बढ़ जाए। मैं अपने हाथ से ऐसे पुश कर रहा हूं, ये नॉर्मल फोर्स है, एकदम से हिट किया तो वो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड एकदम से बढ़ गया। सो नॉर्मल फोर्स कैन बिकम इंपल्सिव। आप एक रस्सी को अपने हाथ में पकड़ो, आप सिंपली खींच रहे हो रस्सी को, रस्सी में टेंशन होगा, रस्सी को ऐसे ढीला छोड़ के एकदम ऐसे झटके से खींचो तो रस्सी में एकदम से एक जर्क आएगा, इंपल्स। वो जो टेंशन था वो एकदम से ह्यूज हो गया फॉर अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, इवन फ्रिक्शन, ये इंपल्सिव हो सकते हैं। ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स कभी भी एकदम से अपनी वैल्यू नहीं बदल सकते। ग्रेविटी तो जब आप अर्थ से धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी फोर्स धीरे धीरे बदलेगा। सो ग्रेविटी फोर्स और स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी इंपल्सिव। तो उस हल्के से टाइम डेल्टा टी में जब एक्सप्लोजन हुआ तो उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में ग्रेविटी का रोल नेग्लिजिबल था इंपल्स में। कितना इंपल्स आया होगा ग्रेविटी का? mg इंटू डेल्टा टी। फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होता है, तो क्योंकि ये फाइनाइट है, बहुत जरा सा है, बिकॉज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल और mg फाइनाइट है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे यार वाई एक्सिस की ओर माना एक एक्सटर्नल फोर्स था, बट उस एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट इन द चेंज इन मोमेंटम नेग्लिजिबल है। फोर्स इंटू टाइम इज इंपल्स, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। सो नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इसलिए मैं y की ओर भी मोमेंटम कंजर्व करूंगा। सो y की ओर ओरिजिनल बॉम्ब की भी स्पीड 0 थी, तो एक्सप्लोजन के बाद इसकी और उसकी दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो y एक्सिस की ओर तो मोमेंटम कंजर्व है।
एक्स की ओर अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो व्हाट वी विल गेट, इनिशियल मोमेंटम था एक्सप्लोजन के ठीक पहले m इंटू यू कॉस थीटा, m इंटू यू कॉस थीटा। एक्सप्लोजन के बाद इस वाले पीस का मास है 3m/4, सो 3m/4 इंटू वी। तो यहां से उस वाले पार्टिकल की इसकी स्पीड मिल जाएगी। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, एक्सप्लोजन के ठीक बाद इट वॉज एट रेस्ट। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास यहां से 4/3 टाइम्स u cos थीटा, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये वाला पीस तो जो हल्का वाला है ये तो वर्टिकली ऐसे नीचे आके गिरेगा, और ये जो दूसरा पीस है ये वाला पीस आगे जाके यहां कहीं पर लैंड करेगा ऐसे। एंड नाउ थोड़ा प्रोजेक्टाइल आएगा। आप एक सर्टेन हाइट h से किसी चीज को ड्रॉप करो, उसको टाइम लगता है नीचे जाने में √2h/g, या किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंको, उसको भी टाइम लगता है √2h/g, वेयर h इज दिस हाइट। तो ये येलो वाला पार्टिकल और ये रेड वाला पार्टिकल दोनों एक साथ ग्राउंड पे आके गिरेंगे इस केस में। अगर एक्सप्लोजन ना होता तो जो ओरिजिनल बॉम्ब है वो इस ट्रेजेक्टरी में आगे जाता और यहां कहीं पर लैंड करता। एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इस येलो पार्ट, हल्के वाले पार्ट और उस रेड वाले पार्ट का COM उसी पाथ पर ट्रेवल करेगा जिस पाथ पर अनएक्सप्लोडेड पीस ने जाना था। लिसन वेरी केयरफुली, एक्सप्लोजन हुआ, थोड़ी देर के बाद लेट्स से ये येलो वाला पार्ट यहां कहीं पर पहुंचा एंड रेड वाला पार्ट यहां कहीं पर पहुंचा। ये इनका वर्टिकल वाला लेवल सेम होगा। अगर येलो वाला पार्ट यहां पर होगा तो रेड वाला पार्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां होगा, क्योंकि इस पार्ट और इस पार्ट और COM तीनों का वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन सिमिलर होगा। तीनों की वर्टिकल डायरेक्शन में ठीक इस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 थी। ठीक, तो ये यहां होगा तो ये यहां, और इन दोनों का COM, दैट COM विल बी एट दिस पोजीशन जहां पे ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड पीस ने होना था। ओके, क्यों ऐसा? लेट्स से एक्सप्लोजन ना होता, एक्सप्लोजन ना होता तो ओरिजिनल वाला पार्ट g के एक्सेलरेशन से नीचे आता रहता। एक्सप्लोजन होने के बाद भी इसके और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अभी भी g है, m1g प्लस m2g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सप्लोजन के वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया था, इंटरनल था। ग्रेविटी अनएक्सप्लोडेड पीस पे जैसे एक्ट करता, इन दोनों फ्रेगमेंट्स पे भी वैसे का वैसे ही एक्ट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए सिचुएशन में कोई चेंज नहीं। सो इन दोनों पीसेस का सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे जाएगा जिस पाथ पे ओरिजिनल बॉम्ब ने जाना था। एंड नाउ लेट अस से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये रेड वाला पार्ट कितनी दूर जाके लैंड करेगा। लेट अस से, इसकी स्पीड तो हम निकाल ही चुके हैं, इसके बिना भी हम क्वेश्चन कर देंगे। सो अगर हमसे पूछा गया कि ये रेड वाला पार्ट, ये डिस्टेंस कितनी है, रेड वाले पार्ट की डिस्टेंस x2, येलो वाले पार्ट की डिस्टेंस हमें पता है, रेंज की आधी है, दैट लेट मी कॉल इट एज x1। सेंटर ऑफ मास यहां पे है। सो नाउ m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देगा। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस मस्ट बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि रेंज के बराबर होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ओके, तो यहां से m1 की वैल्यू आप रख दोगे, दिस m1 इज इक्वल टू m/4, x1 की वैल्यू हाफ ऑफ रेंज, m2 की वैल्यू 3m/4 और x2 की वैल्यू हमें ढूंढनी थी x2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा m, ओरिजिनल बॉम्ब का मास, इनटू रेंज। यहां से आप x2 की वैल्यू ढूंढ लोगे। सो कीप दिस इन माइंड, जब मिड एयर में ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, कहीं भी एक्सप्लोड हो बेटे, चाहे यहां एक्सप्लोड हो चाहे पहले चाहे बाद, जब ये मिड एयर में बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो इन सारे फ्रेगमेंट्स का COM, इन सारे पीसेस का COM उसी पाथ पर चलेगा जिस पाथ पर ओरिजिनल
अनएक्सप्लोडेड पीस ने चलना था। नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब तक ऐसा होगा? कब तक COM उसी पाथ पर चलेगा जिस पाथ पर अनएक्सप्लोडेड पीस ने चलना था? इस केस में तो थ्रू आउट द मोशन ऐसा होगा। नीचे मान लो सैंड है, तो जैसे ही ये पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, लेट अस अज्यूम दे कम टू रेस्ट। तो ये इजी केस था। यहां पे जो दोनों फ्रेगमेंट्स थे वो ग्राउंड पे एक साथ लैंड हुए और सेंटर ऑफ मास भी उसी वक्त। नाउ लिसन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केस में ले रहा हूं जिसमें लेट्स से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिनल बॉम्ब था, ठीक है, मास इसका m, u स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पर फेंका। फिर से मैं अभी केस को सिंपल ही रख रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे ही इसका एक्सप्लोजन करा रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसका मोमेंटम एक्सप्लोजन के ठीक पहले था mu cos थीटा। ओके, नाउ अगेन एक्सप्लोजन हुआ, बट इस बारी जो ये वाला पार्ट है हल्का वाला, लेट अस से इसका मास मैं m1 ले लूं, इसके पास एक डाउनवर्ड स्पीड है v1। तो जो दूसरा वाला पार्ट होगा, हैवियर पार्ट, फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी vx, एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी vy। तो पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लो, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। इस केस में ये नहीं कहना कि थोड़ी देर के बाद भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उतनी देर में mg का इंपल्स कंसिडरेबल होगा, उस शॉर्ट ड्यूरेशन में ही mg का इंपल्स नेग्लिजिबल है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व आप जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर करोगे। सो जस्ट बिफोर मोमेंटम कितना था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m u cos थीटा, एंड जस्ट आफ्टर कितना है m2 टाइम्स vx। यहां से अगर मैं आपको m2 वगैरह की वैल्यू दूं, उससे आप vx ढूंढ लोगे पहली इक्वेशन से। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें, जस्ट बिफोर कितना था 0, क्योंकि ये जो ओरिजिनल पीस है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 था। एक्सप्लोजन के बाद ये नीचे है, सो माइनस m1 v1, और वो ऊपर है प्लस m2 vy। तो ये तो आसान है, आप vx vy v1 इनमें से कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, कुछ ढूंढ लोगे। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस केस में ये येलो वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट एक साथ ग्राउंड पे लैंड नहीं करेंगे। ये m1 ग्राउंड पे जल्दी लैंड कर जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये फटाफट लैंड कर जाएगा, और ये जो रेड वाला पार्ट है इसकी तो नेट वेलोसिटी इधर थी, तो ये तो ऐसे जाके यहां कहीं लैंड करेगा। अब सुनना गौर से, अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, येलो वाले पीस और रेड वाले पीस का सेंटर ऑफ मास, ये उसी पाथ पे चलेगा जिस पाथ पे ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड पीस चल रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इन दोनों फ्रेगमेंट्स में से कोई एक ग्राउंड पे ना लैंड कर जाए। एंड ऑफ कोर्स येलो वाला ग्राउंड पे पहले लैंड कर रहा है, तो जब तक ये येलो वाला हवा में है, रेड वाला भी एयर में है, इसका भी फोर्स है m1g, उसका m2g, तो इसके और उसके COM का एक्सेलरेशन आएगा g, एक्सेलरेशन ऑफ COM विल बी इक्वल टू g, और ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड का भी g था। तो कीप दिस इन माइंड, इन फ्रेगमेंट्स का एक्सप्लोजन के बाद इन फ्रेगमेंट्स का COM उसी पाथ पे चलता है जिस पाथ पे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब चल रहा था, तब तक जब तक उन फ्रेगमेंट्स में से कोई भी एक ग्राउंड पे ना लैंड कर जाए। जैसे ही ये सपोज दैट जब ये ग्राउंड पे यहां लैंड करा, लेट्स से ये ग्राउंड पे पहुंच गया, जब ये ग्राउंड पे पहुंच गया उस समय मान लो ये यहां कहीं था, ठीक है, तो इन दोनों का COM इस वक्त तो ये ओरिजिनल बॉम्ब वाली ट्रेजेक्टरी पे ही लाई करेगा, यहां तक तो इट्स ओके। ये पार्टिकल इधर गया, ये इधर गया, इन दोनों का COM उसी पाथ पे जा रहा है जिस पाथ पे ओरिजिनल पीस ने जाना था। नाउ ओरिजिनल पीस ने तो ऐसे गिर जाना था, ऐसे सीधा नीचे प्रोजेक्टाइल में, बट अब इसका और इसका COM का एक्सेलरेशन g से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ COM?
जब ये वाला पार्ट ग्राउंड पे, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब इस येलो पार्ट और रेड पार्ट का COM इस जगह से आगे लैंड करेगा या पीछे, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना आंसर मिलेगा। अब येलो पार्ट के लैंड होने के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रह जाएगा कम, m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये रह जाएगा सेंटर ऑफ मास। ये तो रेस्ट पे आ गया ना, एंड एज्यूम कर रहे हैं नीचे ग्राउंड पे सैंड या मिट्टी वगैरह है, सो दैट पार्टिकल वहां गिरते ही बस वहीं पे रुक गया, तो m1 रेस्ट पे आ गया एकदम से। तो दो बातें हो रही हैं यहां पे, m1 के लैंड करने के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक तो वर्टिकल में घट गया, दिस इज लेस देन g। दूसरा, m1 के लैंड करते ही उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तो इसके और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में एकदम से चेंज भी आएगा। जैसे इस वक्त सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर थी, तो उसमें एकदम से चेंज भी आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में वो वेलोसिटी एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो m1 v1 थी वो एकदम से जीरो हुई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लेना चाहूं, सो m1 v1, ये तो मतलब v1 नहीं, v1 डैश करो, v1 तो शुरू में थी, अभी तो कुछ और होगी, प्लस m2 की vy डैश अपॉन m1 प्लस m2, ये थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। और ये जैसे ही लैंड करके रुक गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में ये टर्म हट जाएगा, ये बचेगा। तो जैसे ही येलो वाला पार्टिकल लैंड हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट एकदम से घटा एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन भी एकदम से घटा। तो एज अ रिजल्ट वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन इसका स्लो डाउन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है, और अगर मान लो येलो पार्ट ऐसे जाता तो पड़ सकता था। तो इन दिस केस एक्सप्लोजन के मतलब ये इसके लैंड होने के बाद जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो कुछ इस तरह से ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। क्यों? हॉरिजॉन्टल मोशन पे असर नहीं पड़ा, वर्टिकल मोशन स्लो डाउन हो गया, वेलोसिटी भी कम, एक्सेलरेशन भी कम। तो अब आप खुद ऐसे सोचो, अगर सपोज दैट मैं आपको सिचुएशन दूं कि मैंने यहां h हाइट से एक पार्टिकल को फेंका, लेट्स से ऐसे कहीं फेंका, ये ऐसे गया। नाउ मैं आपसे कहूं दूसरा केस, पहले केस में मैंने फेंका, दूसरे केस में मैंने कहूं कि जब मैंने इसको फेंका उस दूसरी बारी वर्टिकल एक्सेलरेशन कम है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कम है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज कंपेयर टू अर्लियर केस कम होगा। तो जैसे पिछली बारी ये यहां से यहां पहुंचा था किसी भी टाइम में, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये था, इस बार उतने ही देर में ये यहां कहीं पहुंचा होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कम हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन स्लो डाउन हो गया है। तो इन द सेम टाइम वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन स्लो डाउन हो जाएगा। इतना डीपली एनालाइज करना जो सीख लेगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने से। ठीक है, ये कोई बहुत हाई एंड भी नहीं है, बट इतना सफिशिएंट है इन एग्जाम्स के लिए, इतने लेवल तक आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप है तो। ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिनल अनएक्सप्लोडेड पीस ने जहां लैंड करना था उससे आगे लैंड करेगा, अगर ये पार्टिकल पहले ग्राउंड पे आ गया और वो बाद में आ गया। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, जब भी मिड एयर में बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, एक बात, एक्सप्लोजन के ठीक पहले और एक्सप्लोजन के ठीक बाद ही सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी है, तो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। दूसरा, अबाउट द लैंडिंग ऑफ द COM। ठीक, इसके बाद अब आते हैं जब एक मूविंग ट्रॉली पर से पर्सन जंप करता है। तीन केसेस करेंगे, एक ये, और ये मूविंग ट्रॉली से पर्सन जंप एंड मजल वेलोसिटी सिमिलर है। तो लेट अस से ये सिचुएशन है हमारे सामने, ये एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली का हम मास ले लेते हैं लेट्स से 40 kg, और ये एक पर्सन खड़ा है इस पे, पर्सन ए, इसका मास है 60 kg, और इनिशियली ये पूरा सिस्टम, ये पर्सन ट्रॉली पर खड़ा था एंड ये पूरा सिस्टम, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है, ये पूरा सिस्टम राइट को जा रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सो द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 40 + 60 100 × 4, दैट इज 400 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन सेज दैट पर्सन ने जंप किया विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड
रिलेटिव टू ट्रॉली। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं तो थोड़ा ना यार कंफ्यूजन आएगा। अब कहोगे ठीक है, पर्सन ने जंप किया विद अ वेलोसिटी 6 रिलेटिव टू ट्रॉली। नाउ दो बातें हैं, ये पर्सन जंप करने से पहले ट्रॉली की वेलोसिटी 4 है एंड जंप करने के बाद ट्रॉली की वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये जब पर्सन ने जंप किया, ये पर्सन यहां से जंप कर गया इधर को, ठीक है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी में मान लेता हूं वी वेलोसिटी ऑफ मैन। एज अ रिजल्ट ट्रॉली की वेलोसिटी हो गई वी। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है तो देयर इज अ कंफ्यूजन। आप कहोगे सर ये जो पर्सन की वेलोसिटी है ये आप कह रहे हो 6 है रिलेटिव टू द ट्रॉली, तो ट्रॉली का कौन सा स्टेट मैं कंसीडर करूं, जंप करने से पहले वाला या जंप करने के बाद? मतलब ये जो वीएम है ये रिलेटिव टू दिस 4 मीटर पर सेकेंड 6 है या रिलेटिव टू दिस? तो ऐसे क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होना चाहिए कि पर्सन जंप्स विद अ वेलोसिटी 6 रिलेटिव टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप या आफ्टर जंप। कई बार नहीं मेंशन होता है बट होना चाहिए, वो फिर क्वेश्चन की मिस्टेक है। सो मैं मान के चल रहा हूं इट इज रिलेटिव टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, क्योंकि जो अगला मैं पढ़ने जा रहा हूं मजल वेलोसिटी जिसमें हम फायरिंग करते हैं गन से, वहां भी यही चीज आती है। सो वो मैं बताऊंगा अभी। सो दिस इज रिलेटिव टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, ठीक है, रिलेटिव टू स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। अब आप इससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे, ठीक है पर्सन की वेलोसिटी ये वीएम में एक्चुअल वेलोसिटी ले रहा हूं। आप हमेशा ना एक्चुअल वेलोसिटी लेट करके चला करो, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व आप रिलेटिव मान के चलते हो, सिली मिस्टेक हो जाती है। अच्छे बच्चों से ऑफ कोर्स नहीं होगी, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कम प्रैक्टिस करिए मिस्टेक कर देते हो, सो ध्यान रखना। सो वीएम -4, ये दिस वैल्यू इज गिवन टू अस 6, वीएम -4, तो वीएम यहां से 10 आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई 10, और अब आप मोमेंटम कंजर्व कर दो। इस केस में भी जंप से ठीक पहले, जंप के ठीक बाद, ओके। थ्रू आउट भी कर सकते हो, मतलब जब तक ये पर्सन हवा में है तब तक मैन प्लस ट्रॉली का मोमेंटम इनिशियल के बराबर। जैसे ही ये ग्राउंड पे गिर गया, लैंड कर गया, कूद गया, ग्राउंड पे पहुंच गया, अब क्योंकि फिर वही बात जैसे पिछली बार हुआ था, वो एक पीस लैंड कर गया था, तो मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस दिस वीएम, तो मोमेंटम कंजर्व करो। अब कितना मोमेंटम है, 40 इंटू वी टी प्लस 60 इंटू वी एम, ये है 40 इंटू वी टी 60 इंटू वी एम, दैट इज 400। यहां से आप वी टी की वैल्यू, वी एम की वैल्यू रख दो, पर्सन की 10, तो वी टी आ जाएगा। वी टी निगेटिव आ रहा है यहां पे, सो 40 इंटू वी टी ये हो जाएगा 600, 400 माइनस 600 आएगा -200, वी टी आया -5, मतलब ट्रॉली विल मूव बैक, ओके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसी पे बेस्ड आप करो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ट्रॉली है, ठीक है, दिस ट्रॉली इज देयर। ट्रॉली मान लो 20 kg की है, इधर एक पर्सन खड़ा हुआ है ए, जो लेफ्ट को जंप करेगा, मान लो ये 60 kg का पर्सन है। इधर एक पर्सन खड़ा हुआ है बी, ये 50 kg का है, मान लो ये राइट को जंप करेगा। तो नाउ क्वेश्चन इज लाइक दिस, इनिशियली एंटायर सिस्टम वाज एट रेस्ट। क्वेश्चन चाहो तो लिख लेना आप लोग, इनिशियली एंटायर सिस्टम वाज एट रेस्ट, नाउ person A and B jumps one by one with velocity 5 meters per second relative to the state of trolley before jump. A ने jump किया, 5 meter per second is his velocity relative to the state of trolley before jump. फिर थोड़ी देर के बाद B ने jump किया and same, his velocity is 5 relative to the state of trolley before his jump. Find the final velocity of trolley. ठीक है, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो पहले और फिर सोल्यूशन देखना। तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, हम यहां पर 2 बार मोमेंटम कंजर्व करेंगे जब बारी बारी इन्होंने जंप किया। दोनों एक साथ भी जंप करा सकते थे बट यहां पे बारी बारी है। सो इनिशियल पहले ए के जंप करने से पहले मोमेंटम 0 है। सो नाउ ए के जंप करने के बाद साफ साफ दिख रहा है दैट ये ट्रॉली along with person B लेफ्ट को भागेंगे, let us say it is VT। पर्सन इधर को जंप हुआ,
ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 5 है और ये तो रेस्ट पे था, तो इसके रिस्पेक्ट में 5 यानी एक्चुअल में 5, क्योंकि वो तो रेस्ट पे था, तो इस पर्सन ए की एक्चुअल वेलोसिटी ही 5 है बेटे। मोमेंटम कंजर्व करो। शुरू में इस पर्सन ए के जंप करने से पहले मोमेंटम 0 था, बाद में कितना है, बाद में है दिस -60 इंटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन 5, और ये है +20 + 50 70 vt, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल 0 था तो ये भी 0। तो यहां से 70 vt की वैल्यू आ गई 300, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आ गई 30/7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। ठीक, ये एक केस हो गया। नाउ वी कम टू द सेकेंड केस। अब आपके सामने सिस्टम, पर्सन ए गया, नाउ वी हैव न्यू केस, एक नई प्रॉब्लम। अब ट्रॉली है, पर्सन बी है, दोनों वीटी वेलोसिटी से राइट को जा रहे हैं। ये पहला स्टेटस है, इसको भूल जाओ अभी आप, इसकी कहानी खत्म। नाउ लेट्स से इस पर्सन ने जंप किया, मान लो इस पर्सन बी की अब एक्चुअल वेलोसिटी है वी बी, ठीक है। ट्रॉली की वेलोसिटी पर्सन के जंप करने के बाद मान लो हो गई वी टी डैश, ये ट्रॉली की वेलोसिटी हो गई। हमेशा मैंने कहा ना, लेट किया करो एक्चुअल वेलोसिटी। वी बी इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, वी टी के रिस्पेक्ट में, जंप करने से पहले जो ट्रॉली का स्टेटस था, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 5 है। सो वी बी माइनस वी टी दैट इज 5, और वी टी है 30/7, सो वी बी माइनस 30/7, दिस इज 5। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी आ गई 5 + 30/7, 35 + 30 65/7, ये पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई। और अब आप क्या करो, बी के जंप करने से ठीक पहले और ठीक बाद मोमेंटम कंजर्व कर दो। सो पी इनिशियल, पी फाइनल। इनिशियल ये पर्सन कितना था, 50 kg, यस 50 और 20, सो 50 + 20 70 इंटू वी टी, एंड फाइनल कितना है 50 वी बी प्लस 20 वी टी डैश, दैट इज वी टी डैश, ठीक है, वो पर्सन की वेलोसिटी। बस यहां से सॉल्व करो। 70 वी टी की वैल्यू आई थी 30/7, दिस इज इक्वल टू 50 टाइम्स वी बी की वैल्यू है 65/7 प्लस 20 टाइम्स वी टी डैश, ये आ गया आंसर। तो अब यहां पर जो हमने देखा कि पर्सन की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दी गई, ट्रॉली का स्टेट कौन सा लेना है, ये क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप या आफ्टर जंप। गन और मजल वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या है, इट इज डिफाइंड। अगर मैं गन की बात करूं और गन की मैं मजल वेलोसिटी की बात करूं, मजल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो लेट्स से एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं गन का। ये गन है मान लो, ऐसे सिंपल सा ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने मान लो आपसे कहा कि इस गन की मजल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गन बिफोर फायर। फायरिंग से पहले गन का क्या स्टेटस था, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मान लो इस गन की मजल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, ये अंदर बुलेट है, ठीक है। तो शुरू में इट वॉज एट रेस्ट, नाउ फायरिंग हुई, तो जब फायरिंग होगी तो ये बुलेट बाहर निकली, इस बुलेट की वेलोसिटी आप मान लो वी बी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस वेलोसिटी, और ये गन रिकॉयल मारेगी पीछे, ठीक है, लेट अस से विद वेलोसिटी v1, हमारे हाथ में होती है गन, तो जब हम फायर करेंगे तो रिकॉयल होगा, तो गन पे एकदम से हमारे हाथ का फोर्स आएगा। तो मैं तो ये लेना चाहता हूं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो आप एक ऐसा सोच लो कि ये गन ऐसे आपने किसी टेबल पे अपने बड़े प्यार से ऐसे सेट करके कोई ट्रैक बना दिया, उस पे गन रखी है, गन गिरे ना इधर उधर, रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो, ऐसी कोई टॉय गन समझ लो, रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो, सो बटन दबाते ही फायर हो गया, तो बुलेट आगे और गन पीछे, क्योंकि रियल लाइफ में तो बेटे आपके हाथ में है, और बोला जाता है कि शोल्डर आप अपना एकदम टाइट ऐसे करके रखो, एकदम स्ट्रेट, सो क्योंकि झटका आएगा आपके हाथ पे।
सो दैट्स वाई ये केस मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक। सो नाउ ये जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में 100 है। मजल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गन बिफोर फायर। क्वेश्चन कह रहा है 100, तो ये जो वीबी है इसके रिस्पेक्ट में 100 यानी एक्चुअल में 100, ठीक। और फिर मोमेंटम एक कंजर्व कर दो, फायरिंग से ठीक पहले, फायरिंग के ठीक बाद, आंसर आएगा। लेट अस से मैं आपसे कहता कि फायरिंग से ठीक पहले ये गन इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब समझो वो जो ट्रैक बनाया था उस पर आप गन को चला रहे हो, गन फ्रीली स्लाइड कर रही है एंड स्लाइड करते करते आपने रिमोट का बटन दबाया, फायरिंग हो गई। सो दिस इज ऑलरेडी मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से इस गन की मजल वेलोसिटी वही 10 है, तो अब जब इसमें से बुलेट बाहर आएगी, आप बुलेट की वेलोसिटी मानो वीबी, गन ऑफ कोर्स कुछ वेलोसिटी इसकी फायरिंग के बाद v1 मान लो। सो नाउ ये जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में 100 है, तो ये वीबी राइट और ये 10 राइट, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, वीबी माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 100। तो बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या आएगी, 110। दिस इज मजल। ये बिल्कुल ऐसे सोचो जैसे क्रिकेट प्लेयर है, आप फास्ट बॉलर हो, आप बॉल फेंक सकते हो 100 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। सो आप जब भागते भागते आ रहे हो, लेट्स से आपकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 100 से तो आप वैसे ही फेंक सकते थे, तो बॉल की स्पीड हो जाएगी 120, क्योंकि 100 से आप फेंक सकते थे, 20 से आप भी तो रन कर रहे हो। तो दिस इज मजल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गन बिफोर फायर। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग, लास्ट बस। ये हमारे सामने एक गन है, ठीक है। इस गन की मतलब मान लो इसका टोटल मास है 100 m और इसके अंदर 2 बुलेट्स हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो अभी हमने ट्रॉली वाला क्वेश्चन किया जहां पे 2 पर्सन एक एक करके जंप कर रहे थे, मिलता जुलता है। ये गन है, बुलेट्स का मास है स्मॉल m, दिस 100 m इज टोटल मास ऑफ द गन अलोंग विद बुलेट, टोटल मास है। स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच गन, मतलब एक बुलेट निकलेगी एक फायरिंग के बाद तो इस गन का मास 99 m रह जाएगा, एक और बुलेट निकलेगी 98 m रह जाएगा। इसकी मजल वेलोसिटी है लेट अस से इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है 2 सक्सेसिव फायरिंग्स के बाद, वहां पे पर्सन ए उधर जंप कर रहा था, पर्सन बी इधर, एक अलग अलग तरफ, यहां पे दोनों फायरिंग सेम डायरेक्शन में, 2 सक्सेसिव फायरिंग्स के बाद गन की बैकवर्ड वेलोसिटी क्या होगी, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो यहां पे भी वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद देखो, अटकोगे जहां पे तब सीखोगे कि यस मैं ऐसे सोच रहा था और एक्चुअल में करना कैसे था। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं खुद प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करते हुए अटकोगे तो बाद में जब आप चेक करोगे कि एग्जैक्ट वे क्या है तो आपको याद भी रहेगा कि यस ये हमारी गलती थी, ये हम गलत डायरेक्शन में इस जगह पे जा रहे थे। ओके, फिर आपको ध्यान रहता है। फाइन। सो पहली फायरिंग हुई तो ये बुलेट निकली बाहर, ये वेलोसिटी ऑफ कोर्स ये रेस्ट पे है तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में 20, यानी पहली फायरिंग वाला केस तो आसान है, ये 20, ये टोटल मास, अभी एक बुलेट अंदर है, ये मास बचेगा 99 m और ये पीछे भागेगी विद वेलोसिटी v1। तो पहली फायरिंग से ठीक पहले मोमेंटम 0 था तो ठीक बाद भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो बुलेट का मोमेंटम उधर m इंटू 20 और गन अलोंग विद दिस बुलेट मोमेंटम इधर -99 m इंटू v1, दिस इज 0, m कैंसिल हो जाएगा, v1 आ जाएगा 20/99। तो पहली फायरिंग का खेल तो हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में अलग डायग्राम फिर से देख लेते हैं। सेकेंड फायरिंग से ठीक पहले ये गन अलोंग विद द बुलेट, टोटल मास कितना है सिस्टम का 99 m, पीछे जा रहा है, किस वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, दैट वाज 20/99, सो दिस वेलोसिटी इज 20/99। फायरिंग हुई तो ये बुलेट निकली, मान लो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी वीबी है एंड गन की वेलोसिटी पीछे की ओर है v2। एक्चुअल वेलोसिटीज मैंने मानी है एज आई सेड, बुलेट की वो एक्चुअल वेलोसिटी है, गन की ये एक्चुअल, ठीक है। सो नाउ फायरिंग से ठीक पहले का मोमेंटम
एंड फायरिंग के ठीक बाद का मोमेंटम इक्वेट करो, ये लेफ्ट को है, सो माइनस 99m इंटू 20/99, वो राइट को है, स्मॉल m टाइम्स VB माइनस 98m टाइम्स V2। यहाँ से m को तो कैंसिल कर दो कॉमन लेके, 99 भी गया, माइनस 20 इज VB माइनस 98 V2, ये एक इक्वेशन बनी। एंड नाउ वो मसल वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा दो, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट होनी चाहिए थी अपना 20 was the muzzle velocity in this case, this muzzle velocity I have taken 20 meters per second, ठीक है। सो ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, बुलेट आगे जा रही है और फायरिंग से पहले गन पीछे, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट ऑफ द गन, इट इज VB प्लस 20/99, ये बुलेट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, दिस इज गिवन टू अस एज 20। यहां से VB की वैल्यू निकालो, VB की वैल्यू यहां रखो, V2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो इस तरह से थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, हालांकि होता वो प्लस माइनस का ही, क्योंकि वन डायमेंशनली बात चल रही है, बट फिर भी सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। नाउ अगले पार्ट में हम ब्लॉक्स अटैच्ड विद स्प्रिंग, मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, किसी इंडिविजुअल ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विद दैट सेंटर ऑफ मास के चारों पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद वी स्टार्ट कोलिजन इसी तरह से पार्ट्स में, ठीक है।